अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन जेएमएम नेता सोनाराम बोदरा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। असम के सीएम और शिवराज सिंह चौहान ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। तो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं चंपाई सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन जब घोटाले के मामले में जेल में थे तो चंपाई सोरेन ने बीड़ा संभाला था प्रदेश का, और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। रेवड़ी कल्चर के बाद किस तरीके से आर्थिक संकट यहां पर अब खड़ा हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन अब वहां की आर्थिक तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। राज्य में हालात ये है कि खुद मुख्यमंत्री और बाकी अधिकारियों ने अपने 2 महीने का वेतन लेने से मना कर दिया है और इस बात का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक अंदर। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। पहले राहुल गांधी का खटाखट ऐलान और अब सीएम सुक्खू पैसे न होने से परेशान। पहले जनता को सपने दिखाना और फिर खाली तिजोरी का बहाना। कुछ ऐसा ही हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, जहां पहले तो राहुल गांधी लाखों करोड़ों रुपए बहाने की बात करते हैं, युवाओं, महिलाओं, किसानों को अलग अलग स्कीमें बताते हैं, लेकिन अब हकीकत निकल कर सामने आ रही है। कांग्रेस की सरकार में हिमाचल का हाल ये हो गया है कि सीएम सुक्खू, कैबिनेट मंत्री और बाकी अधिकारियों को अपने 2 महीने के भत्ते का त्याग करना पड़ रहा है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। जीएसटी कंपनसेशन जो है जून 2022 में, महज चुनावों के 5 महीने पहले ये जीएसटी कंपनसेशन मिलना बंद हो गया, जिससे प्रति वर्ष राज्य की ट्रेजरी को 2500 से 3000 करोड़ रुपए की आय कम होगी। जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, कभी 1 महीने ट्रेजरी कम होती है, 1 महीने ज़्यादा आती है, और इस सुधार में हम बढ़ रहे हैं। सीएम सुक्खू ने तो साफ कर दिया है कि राज्य के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिमाचल में ऐसी आर्थिक स्थिति बनी क्यों। दरअसल हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। राज्य का राजकोषीय घाटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने सदन में खुद इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो साल 2023-24 में 8,058 करोड़ था, वो इस साल 1,800 करोड़ घटकर 6,258 करोड़ हो गया है। अगले साल यानी साल 2025-26 में ये 3,000 करोड़ और कम होकर 3,257 करोड़ ही रह जाएगा। मतलब साफ है, एक तरफ तो राहुल गांधी के बड़े बड़े वादे, खटाखट पैसे बांटने की बातें, तो दूसरी ओर प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो राहुल गांधी के वादों पर सवालिया निशान लगा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति अपनी पटरी पर लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं अखिलेश यादव अब हड़बड़ा गए हैं, गुस्सा गए हैं और भड़क गए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ये कहा था कि लाल टोपी काले कारनामों से जुड़ी हुई है, और उसको लेकर कह रहे हैं अखिलेश यादव अब कि मुख्यमंत्री को हर जगह लाल लाल नजर आता है, लाल इमोशन है और हमारे मुख्यमंत्री में इमोशंस नहीं है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी जब भी उसको मौका मिलता है, उस अवसर को वो जाया नहीं होने देती है। इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत
पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब काजी की छुट्टी और इंसाफ की बजेगी घंटी। ये इसलिए क्योंकि बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए असम सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और अब उस फैसले के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा एक और एजेंडे पर कदम बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। क्या है ये ताजा फैसला और क्या है उनका अगला एजेंडा, रिपोर्ट में देखिए। अब तक आपने कहावत सुनी होगी, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन अब असम में शादी में न तो मियां की मर्जी चलेगी न बीबी की मनमर्जी, और काजी को तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब असम में मुस्लिम समुदाय में होने वाली शादियों का रजिस्ट्रेशन काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। दरअसल बीते गुरुवार को असम विधानसभा में मुस्लिम शादियों और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास कर दिया गया। पुराने कानून के रद्द किए जाने के बाद अब मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसकी जगह जिस बिल को असम कैबिनेट ने लागू किया है उसका नाम मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 है। नए विधेयक के तहत बिल में दो विशेष प्रावधान हैं। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। हालांकि असम विधानसभा में मुस्लिम समुदाय में होने वाली शादियों से जुड़े पुराने बिल को रद्द करने का प्रस्ताव भले ही गुरुवार को पास हुआ, लेकिन असम कैबिनेट ने 22 अगस्त को ही इस बिल को मंजूरी दे दी थी। दरअसल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ये साफ कर चुके हैं कि वो राज्य में ना तो किसी बच्ची का बाल विवाह होने देंगे और न किसी लड़की का जीवन बहुविवाह की कुरीतियों में फंसकर खराब होने देंगे। इसी कड़ी में जैसे ही गुरुवार को ये बिल विधानसभा में पास हुआ, सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा, आज असम की बेटियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिग से विवाह की पंजीकरण एक कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, बेटी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि हिमंता सरकार ने फैसला राज्य में नाबालिग बच्चियों की शादी और बहुविवाह की कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए लिया, लेकिन आदत से मजबूर विपक्ष इसमें भी खामियां ढूंढता नजर आया। लेकिन विपक्ष न तो खुले तौर पर बिल का विरोध कर सका और न ही समर्थन। आपको बता दें कि जुलाई में जारी इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट में बाल विवाह से निपटने के लिए असम सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असम सरकार के प्रयासों से राज्य में बाल विवाह के मामलों में जबरदस्त कमी आई है। खासकर 2021 और 2022 और 2023 और 2024 के बीच राज्य में 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की कमी आई है। जाहिर है सीएम हिमंता के फैसले का सीधा असर अब असम में दिखने लगा है। ऐसे में विपक्ष का विरोध बेशक बेमानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते, बात कर्नाटक की करेंगे, जहां पर कांग्रेस सिद्धारमैया सरकार पहले सनातन को लेकर कई विवादित बयान भी दे चुकी है और अब एक ऐसा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है जिससे हिंदू समाज में गहरी नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी भी सवाल पूछ रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर वो फैसला है क्या।
गदा और तीर कमान से सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। ये वही एसडीपीआई है जो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है। इनके रहने से सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ रहा। कभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध, कभी सनातन धर्म के खिलाफ बेतुके बयान और अब भगवान राम और हनुमान का अपमान। कांग्रेस का एक बार फिर सनातन विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस को अब भगवान राम के धनुष और भगवान हनुमान की गदा से भी दिक्कत होने लगी है। कर्नाटक के कोप्पल में कांग्रेस के सिद्धारमैया सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया है कि घमासान शुरू हो गया। ये सारा विवाद कोप्पल की सड़कों पर हिंदू धर्म के प्रतीक लैंप पोस्ट को लेकर हुआ है। दरअसल कोप्पल की सड़कों पर भगवान राम का धनुष, भगवान हनुमान की गदा और भगवान वेंकटेश्वर के प्रतीक की लैंप पोस्ट लगाई गई थी, जिन्हें कर्नाटक सरकार ने हटाने का आदेश दिया है, जिससे साफ है कि कांग्रेस को अब भगवान राम के धनुष और भगवान हनुमान की गदा से भी दिक्कत होने लगी है। दरअसल एसडीपीआई ने सड़क पर लगी लैंप पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ये कहते हुए इसे हटाने का आदेश दिया कि इससे सांप्रदायिक सवाल खड़े हो सकते हैं, जिस पर हिंदू समाज नाराज हो गया है और कांग्रेस के इस फरमान के खिलाफ विरोध जताया। ये लैंप पोस्ट नगर निगम की तरफ से कोप्पल के गंगावती में स्थापित किए गए थे। ಅದು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ರ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಏನು ಲೋಗೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಲೋಗೋ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕೋಮಿಗೆ ಏನು ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋ ದಡ್ಡತನದ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಕಿವಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ದೂರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. जानकारी के मुताबिक गंगावती तालुका में अंजनाद्री पहाड़ी है, जो हनुमान का जन्म स्थान बताया जाता है। इसे ही लैंप पोस्ट को लगाने का कारण माना जाता है। ये लैंप पोस्ट अयोध्या के जैसे ही हैं। लेकिन कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने लैंप पोस्ट को हटाने का फरमान जारी करके अपना सनातन विरोधी चेहरा फिर सामने ला दिया है। इस आदेश के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। वहां पर भारतीय संस्कृति के चिन्ह वाले कुछ लैंप पोस्ट लगाए गए, बो एंड एरो वाले, गदा वाले, तीर कमान वाले, तो उसको उतारने का काम कर दिया गया। एसडीपीआई ने फतवा जारी करके कहा कि इससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा और कांग्रेस पार्टी भी जी हुजूर करके ये सारी चीजें करने लग जाती। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सरकार में सनातन विरोधी गतिविधियां सामने आई हो। इससे पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में एक शख्स पर कुछ लोगों ने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वो अपनी दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहा था। पुलिस ने इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।